खुशबू को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। खुशबू फैल के ही रहती है। वैसे ही अच्छी चीजें फैल के ही रहती है और आज पूरी दुनिया में फैल रही है साउथ कोरिया के कल्चर की सुगंध। कैसे साउथ कोरिया का कल्चर पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है और कैसे उसका कल्चर साउथ कोरिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मजबूत बना रहा है और क्या इंडिया कुछ सीख सकता है इससे, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना ना भूलें। साउथ कोरिया के कल्चर की सक्सेस को समझना है तो साउथ कोरिया की हिस्ट्री को समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरे विश्व युद्ध के पहले कोरिया पे जापान का कब्जा हुआ करता था और जापान ने कोरिया के लोगों पे बहुत ही ज्यादा जुल्म किया। विश्व युद्ध के बाद कोरिया के दो टुकड़े कर दिए गए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को चलाने के लिए रसिया को दिया गया और साउथ कोरिया को अमेरिका को दिया गया। इसलिए आज भी साउथ कोरिया के कल्चर पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। आजादी के बाद भी साउथ कोरिया की दिक्कतें कम नहीं हुई। पहले 3 साल में ही उनको नॉर्थ कोरिया के साथ युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मिला के 30 लाख लोग मारे गए। साउथ कोरिया की जो पहली सरकार आई वो बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट थी। 1960 के बाद साउथ कोरिया के हालात सामान्य होने लगे, लेकिन अब भी साउथ कोरिया का ग्रोथ बहुत ही स्लो था। कहने के लिए साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री था, लेकिन लोगों पे बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। लोग साउथ कोरिया के बाहर नहीं जा सकते थे। अगर आपको विदेश जाना है तो सरकार की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी और बहुत ही कम लोग साउथ कोरिया से बाहर जा सकते थे। आपका 3 या 4 मुद्दों को छोड़ के दूसरे मुद्दों पे फिल्में बनाना भी बैन था, यानी आप सेंसिटिव मुद्दों पे फिल्में नहीं बना सकते थे। जापान जैसे कंट्रीज के साथ कल्चर का आदान प्रदान, कल्चर का एक्सपोर्ट बैन था। 1960 से 1995 के बीच में एक चीज साउथ कोरिया में अच्छी हुई कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फायदा उठाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए Hyundai और सैमसंग जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को सपोर्ट करना शुरू किया, प्रमोट करना शुरू किया। ये बिजनेस हाउसेस बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में ऑपरेट करते थे, लेकिन 1990 के फर्स्ट हाफ में साउथ कोरिया में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया। साउथ कोरिया की इकोनॉमी अमेरिकन डॉलर पे डिपेंड करती थी और अमेरिकन डॉलर डेप्रिसिएट होने लगा और साउथ कोरिया की करेंसी भी डेप्रिसिएट होने लगी। हानबो और किया जैसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस बैंक करप्ट होने लगे और साउथ कोरिया को IMF से $97 बिलियन का कर्जा लेना पड़ा। साउथ कोरिया के लोगों में बहुत ही ज्यादा हताशा थी, बहुत ही ज्यादा निराशा थी और बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ही बड़ा था, कंट्री बहुत स्लो ग्रो कर रहा था और दूसरी तरफ जापान जैसे दुश्मन देश बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी साउथ कोरिया में एक मसीहा आया, उसका नाम था प्रेसिडेंट किम डी जंग। किम डी जंग ने लोगों के गुस्से और एंगर को बहुत ही पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना शुरू किया और किम डी जंग ने बहुत ही अलग तरीके का राष्ट्रवाद लोगों में पैदा किया। IMF से लिया हुआ कर्जा वापस देने के लिए लोग अपने गहने सरकार को देने लगे और साउथ कोरिया ने 3 साल में IMF से लिया हुआ कर्जा वापस कर दिया। किम डी जंग ने बहुत ज्यादा कदम उठाए साउथ कोरिया के विकास के लिए। उसने नॉर्थ कोरिया और जापान के साथ जो सालों पुरानी कड़वाहट थी वो मिटा दी। अब साउथ कोरिया जापान के साथ भी कल्चर का आदान प्रदान करने लगा। साउथ कोरिया के लोगों पे विदेश जाने का जो प्रतिबंध था वो भी उसने हटा दिया। अब साउथ कोरिया के लोग बाहर जाके पढ़ने लगे, बाहर जाके काम करने लगे। उसने जो सेंसिटिव मुद्दों पे फिल्में बनाने पे जो प्रतिबंध था वो भी उसने हटा दिया। यानी साउथ कोरिया के विकास के लिए जो भी कदम मुमकिन थे, जो भी कदम लिए जाने चाहिए थे, वो सब किम डी जंग ने उठाए और किम डी जंग के इन इनिशिएटिव से लोग बहुत प्रभावित हुए और लोग
बहुत कमिटेड हो गए साउथ कोरिया के विकास के लिए। किम डी जंग ने यह भांप लिया था कि यही राष्ट्रवाद साउथ कोरिया का टर्न अराउंड कर सकता है, और उसी समय आशा की एक छोटी सी किरण दिखी। ऑटम इन हार्ट और स्वीरी जैसे के ड्रामा चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा हिट हो गए। जिस साउथ कोरिया के लोग सैमसंग और ह्युंडई ऐसे 2-3 नाम पे ही गर्व ले पाते थे, वो अब स्वीरी और ऑटम इन हार्ट जैसे के ड्रामा पे भी गर्व करने लगे। किम डी जंग और उसके बाद आने वाले प्रेसिडेंट्स को ये पता था साउथ कोरिया सॉफ्ट पावर के जरिए आगे बढ़ सकता है। जैसे अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी और कल्चर के थ्रू पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, वैसे साउथ कोरिया भी टेक्नोलॉजी और कल्चर के थ्रू बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जल्दी आगे बढ़ सकता है। और उसलिए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट्स ने कल्चर और टेक्नोलॉजी पे बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। 2000 की साल में सांगाई में साउथ कोरिया का एक म्यूजिकल कंसर्ट बहुत ही ज्यादा हिट होने पर चाइनीज मीडिया ने सबसे पहली बार एक शब्द अपनाया, हाल्यू, यानी कोरियन वेव। और ये कोरियन वेव अब थमने का नाम नहीं ले रहा था। पूरी दुनिया में कोरियन म्यूजिक, कोरियन डांस, कोरियन फिल्में, कोरियन खाना, कोरियन फैशन आग की तरह फैल रहे थे। साउथ कोरिया के कल्चर में, उनके फिल्में और उनके गानों में ऐसा क्या होता था जो बाकी के कल्चर्स में नहीं होता था? सबसे पहले होता था एक मैसेज। एक मैसेज उनकी हर फिल्म, हर गाने में होता था जो लोगों के दिलों को छू जाता था। वो बात करते थे अपने आप को प्यार करने के बारे में, वो बात करते थे खुद को शाबाशी देने के बारे में, वो रोमांस की बात करते थे, प्यार की और मोहब्बत की बात करते थे, सपनों की बात करते थे, वो नफरत की बात नहीं करते थे। और उनकी ये मैसेजिंग लोगों के दिलों को छू जाती थी। साउथ कोरिया की फिल्में और गाने बहुत ही साफ सुथरे होते हैं। वहां पे आपको न्यूडिटी यानी नग्नता नहीं मिलेगी, आपको सेक्स नहीं मिलेगा, आपको वायोलेंस नहीं मिलेगा, आपको ड्रग्स लेते हुए यूथ नहीं मिलेंगे। और ये सब चीजें लोगों को बहुत ज्यादा कनेक्ट करती थी साउथ कोरिया के कल्चर के साथ। साउथ कोरिया के गाने और फिल्मों की अच्छी मैसेजिंग और साफ सुथरेपन की वजह से दुनिया की जो युवा लड़कियां हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। साउथ कोरिया के स्टार्स बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हैं, उनकी स्किन फ्लॉलेस होती है, वो बहुत ही ज्यादा फिट होते हैं। ग्लोबल ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए साउथ कोरियन गानों में कुछ इंग्लिश के शब्द डाले जाते हैं। साउथ कोरियन स्टार बहुत ही कमाल के डांसर्स होते हैं, उनके डांस मूव्स देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज माइंड ब्लोइंग होती है वो होती है पीछे दिख रहे सेट। ये सेट बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और बहुत ही ज्यादा हाईटेक होते हैं। उसके अलावा साउथ कोरियन गानों में बहुत अच्छा वीएफएक्स और बहुत ही अच्छा साउंड इफेक्ट डाला जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप इन गानों को, इन प्रोडक्ट्स को बार बार लो, बार बार एक्सपीरियंस करो, आप उस अनुभव में पूरी तरह से डूब जाते हैं। कल्चरल रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए साउथ कोरिया की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। साउथ कोरिया की एंटरटेनमेंट कंपनियां नई नई टैलेंट को ढूंढती है, उनको बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग देती है और बहुत ही बड़ा स्टार बनाती है। सरकार और एंटरटेनमेंट कंपनियों के बहुत ज्यादा एफर्ट्स की वजह से साउथ कोरियन कल्चर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलने लगा। 2012 में गंगम स्टाइल नाम का गाना बहुत ज्यादा हिट हो गया। लेकिन साउथ कोरियन कल्चर का असली सैलाब आया कोरोना के समय में। कोरोना के समय में पूरी दुनिया बहुत ज्यादा हताश थी, बहुत ज्यादा निराश थी। साउथ कोरिया के फिल्में और गानों ने पूरी दुनिया के लोगों को मुस्कुराने की वजह दी। पूरी दुनिया के लोग साउथ कोरिया के फिल्में और गानों की बहुत अच्छी मैसेजिंग और बहुत ज्यादा साफ सुथरेपन के दीवाने हो गए। एक्सो, बीटीएस, ब्लैकपिंक जैसे ग्रुप्स ने पूरी दुनिया में आग लगा दी।
बीटीएस और ब्लैक पिंक जैसे बैंड इतने ज्यादा पॉपुलर है कि यूनाइटेड नेशंस ने क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को एड्रेस करने के लिए बीटीएस को इनवाइट किया था। इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इनके फैंस को आर्मी कहा जाता है और ये आर्मी अपने स्टार्स के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकती है। ये आर्मी अपने स्टार्स को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा चैरिटी करती है और सोशल कॉजेज में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। गाने और फिल्मों के साथ साथ जजांगमियोन, किमची और टॉकबोकी जैसी कोरिया की डिशेस जो बहुत हेल्दी है, पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रही है। और कोरिया की फैशन के क्या कहने, कोरिया की फैशन आज शायद दुनिया में नंबर 1 पे है। साउथ कोरिया गाने और फिल्मों का एक्सपोर्ट $30 बिलियन का करता है। $30 बिलियन। आप बोलोगे भारत का एक्सपोर्ट भी $750 बिलियन का है। दोस्तों, भारत का टोटल एक्सपोर्ट $750 बिलियन का है। साउथ कोरिया की पॉपुलेशन सिर्फ 5 करोड़ 20 लाख की है। अगर हम पॉपुलेशन को भी फैक्टराइज करें तो साउथ कोरिया जितना फिल्में और गानों का एक्सपोर्ट करता है उतना हमारा टोटल एक्सपोर्ट है। तो आप सोचिए, साउथ कोरिया के गाने और साउथ कोरिया की फिल्में साउथ कोरिया की इकोनॉमी को कितना ज्यादा मजबूत करती है। और गाने और फिल्मों की वजह से उसका फूड भी एक्सपोर्ट होता है, उसकी कॉस्ट्यूम यानी फैशन इंडस्ट्री भी एक्सपोर्ट होती है। उसकी हर एक चीज पे दुनिया का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा रिच है। हमारा संगीत, हमारा पहनावा, हमारा खाना, हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे पास बहुत ही रिच हेरिटेज है। अगर हम साउथ कोरिया की तरह अपने कल्चर का, अपने हेरिटेज का सही से इस्तेमाल करें तो हमारे इकोनॉमी की भी काया पलट हो सकती है। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चले कैसे साउथ कोरिया के कल्चर ने उसकी इकोनॉमी को मजबूत किया और भारत इससे क्या सीख सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।